सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 10 कॉलोनियलिज्म का नेक्स्ट वीडियो। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है, देखो, कॉलोनियलिज्म इन चाइना। मतलब चाइना में किस तरीके से कॉलोनियलिज्म जो है आया, ब्रिटेन ने किस तरीके से चाइना को अपने कंट्रोल में किया, इसके बारे में जो है हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने क्या किया था, किस तरीके से जो है हॉलैंड नीदरलैंड के लोगों ने जो है किस तरीके से इंडोनेशिया को अपने कंट्रोल में किया था, और वहां पर रबर हो गया, स्पाइसेस हो गया, कॉफी हो गया, इस तरीके के चीजों का जो है उन्होंने वहां पर जो है प्रोडक्शन करवाना स्टार्ट करवा दिया था। सेम उसी तरीके का कुछ सिचुएशन आपको चाइना में भी देखने को जो है मिलेगा। तो चाइना इन 19th सेंचुरी, in 17th century China was the biggest country in the world in terms of size and population। देखो, चाइना जो है 17th सेंचुरी के आसपास जो है चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री था। साइज के हिसाब से भी, मतलब उसका एरिया जो था वो भी बहुत बड़ा था, और उसका जो पॉपुलेशन था वो भी क्या था, बहुत बड़ा था। द मांचू डायनेस्टी रूल्ड द कंट्री ड्यूरिंग दिस टाइम। और 17th सेंचुरी के आसपास चाइना में जो कंट्रोल करने वाली जो डायनेस्टी थी उसका नाम था मांचू डायनेस्टी। The Chinese Empire extended over the entire country under their regime and include Mongolia, Tibet and the other region as well। अब देखो, ये जो क्या बोलते हैं मंचू डायनेस्टी जो था, इसका कंट्रोल चाइना में तो था ही, साथ ही साथ इन्होंने अपने कंट्री का एक्सपेंशन भी किया था। और इसका जो एरिया था, आज के प्रेजेंट डेट में अगर हम लोग बात करते हैं तो मंगोलिया हो गया, तिब्बत को तो वैसे भी चाइना हड़प के बैठा हुआ है, और आसपास के जितने भी एरियाज थे वो सबको क्या क्या था, वो अपने कंट्रोल में करके जो है रखा हुआ था। इंपीरियल चाइना's suzerainty also extended to कोरिया, वियतनाम एंड अदर कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। इसके अलावा इसका जो एक्सपेंशन था वो आज का जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो बोलते हैं ना, उसमें भी था, वियतनाम में भी था, और ईस्ट एशिया के जो भी छोटे छोटे कंट्रीज थे उसको सबको अपने कंट्रोल में करके जो है चाइना जो है रखा हुआ था। These vassal tributary state paid a tribute to the Chinese emperor। अब इनमें जो है देखो, कोरिया में, वियतनाम में, इन सब जगहों पर ये क्या करता था, डायरेक्ट रूल नहीं करता था मंचू डायनेस्टी, जबकि मंगोलिया वगैरह में वो डायरेक्ट रूल करते थे। तो ये जो कोरिया, वियतनाम और जो छोटे छोटे कंट्रीज थे, वहां पर वो क्या करता था, उसको जीत के छोड़ दिया, और वहां के राजा को बोला कि आप हर साल मुझे क्या करना, एक ट्रिब्यूट देना। ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है, अगर मुझे पैसे चाहिए होगा तो पैसा देना, अगर मुझे वॉर लड़ना है तो वॉर के समय अगर मुझे सोल्जर्स चाहिए होगा, या हाथी चाहिए होगा, घोड़े चाहिए होगा, कुछ भी चाहिए होगा तो आप सपोर्ट करोगे, तो ये ट्रिब्यूट देना पड़ेगा करके उनके साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट था। तो कोरिया का जो रूलर था, वियतनाम का जो रूलर था, वो हर साल क्या करता था, इनको कुछ ना कुछ ट्रिब्यूट जो है देता था अकॉर्डिंग टू नीड। The Manchu Empire was run by a well-established bureaucracy. Officials had to pass a qualifying examination that was open to all। अब देखो, चाइना उस समय भी बहुत ज्यादा मॉडर्न था। जो मंचू एम्पायर जो था ना, उसने क्या क्या था, एक बहुत अच्छा ब्यूरोक्रेसी सिस्टम बना के रखा हुआ था। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है जैसे आज के डेट में है, ऊपर में कौन है, राष्ट्रपति है, फिर उपराष्ट्रपति है, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर है, फिर होम मिनिस्टर है, फिर बहुत सारे जो है सेक्रेटरी हैं, फिर हर स्टेट में प्राइम चीफ मिनिस्टर हैं, फिर उसके नीचे सेक्रेटरी है, आईएएस ऑफिसर है, एसडीएम है। तो इस तरीके से एक ब्यूरोक्रेसी पूरा का पूरा जैसे अभी बना हुआ है ना, चाइना में 17th सेंचुरी में ही वहां पर बना हुआ था। और ये जो ब्यूरोक्रेसी के जो ऑफिसर्स जो होते थे, ये कैसे इसमें आते थे, तो उनको एक एग्जाम जो है क्या करना पड़ता था, क्वालिफाई जो है करना पड़ता था। However, since preparing for examination was both difficult and expensive, only the wealthy class managed to appear for it। अब देखो, ये जो एग्जाम जो होता था ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था, और बहुत ज्यादा इसके लिए पैसे लगते थे। आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में कि इंडिया में जो है सत्येंद्रनाथ बोस जो थे, या जो और भी बहुत सारे लोग जो थे, जो उस समय जो है ब्रिटेन जब हमें कॉलोनी बना कर रखा हुआ था, उस समय उन्होंने आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्या किया था, सत्येंद्रनाथ टैगोर ने जो है क्लियर किया था, और भी 2-3 लोग थे। तो वो जो है क्या था, उस समय का जो एग्जाम जो होता था बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था, और बहुत ज्यादा खर्चे होते थे, क्योंकि वहां पर अलग अलग लैंग्वेज आपको पढ़ने पड़ते थे। तो इसीलिए कुछ ही लोग जो होते थे, जो अमीर लोग होते थे, वही इस एग्जाम को क्या कर पाते थे, अपीयर कर पाते थे। चाइना वॉज बेसिकली अ पीजेंट सोसाइटी। चाइना जो था वो क्या था, पूरा का पूरा किसानों का जो है क्या था, सोसाइटी था। ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल डिपेंड्स ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। बहुत सारे जो सोसाइटी के जो लोग जो होते थे, वो अपने लाइवलीहुड के लिए जो है एग्रीकल्चर पर ही क्या करते थे, डिपेंड करते थे। The main source of income for the state was the tax paid by the peasant।
और इसके अलावा चाइना कंट्री का इनकम का भी जो मेन सोर्स जो था वो क्या था, एग्रीकल्चर ही था, क्योंकि वो क्या करते थे, जो चाइना का जो गवर्नमेंट जो था या उसका जो एम्पायर जो था वो किसानों से क्या करता था, टैक्स लेता था, तो यही उसके इनकम का एक बहुत अच्छा जो है क्या था, सोर्स था। A vast army of official was deployed to collect the land rents. ये क्या करते थे, जो मंचू एम्पायर जो था, ये बहुत बड़े बड़े बहुत ज्यादा अमाउंट में बड़े बड़े ऑफिसर्स को क्या करते थे, रखते थे, ताकि वो क्या कर सके, किसानों से जो है टैक्स ले सके। Apart from agriculture, the manufacturing and mines were also well developed in the country. इसके अलावा चाइना की एक अच्छी किस्मत क्या है कि एग्रीकल्चर तो वहां होता था, वहां पर नेचुरल गिफ्टेड था, रिसोर्सेज था, जैसे वहां पर आपको मिलेगा सॉल्ट मिलेगा, टिन मिलेगा, सिल्वर मिलेगा, आयरन माइंस, ये जो है नेचुरल इनको गॉड गिफ्ट जो है मिला हुआ था। ठीक है, इसीलिए चाइना आज इंडिया से इतना ज्यादा आगे है, क्योंकि वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। In addition, mineral ores were available in sufficient quantities for indigenous use. यहाँ पर जो है इतने सफिशिएंट अमाउंट में जो है वहां पर रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, जिससे चाइना अपनी डिमांड को क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। China was always famous for its porcelain works and the silks, with merchants coming from all over the world to purchase these goods. चाइना पहले से ही यहाँ पर क्या था, सिल्क वगैरह के लिए, चाय वगैरह के लिए जो है क्या था, बहुत ही ज्यादा जो है फेमस था। तो दूर दूर से यूरोप से लोग जो है आते थे यहाँ पर सिल्क को परचेस करने के लिए। Tea was consumed as a medicinal herbs and became very popular in Europe during the 18th century. आज जो आप अपने घरों में चाय पीते हैं ना, ये चाय किसकी देन है, चाइना ने जो है दुनिया को दिया है। चाइना के लोग जो है चाय को एज अ मेडिसिन पर्पस के लिए पहले यूज करते थे, लेकिन बाद में ये यूरोप में जाकर जो है क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा जो है फेमस हो गया 18th सेंचुरी में। That's why European merchants also started trading in tea. अब देखो चाइना में किस तरीके से यूरोप के लोगों का लालच बढ़ा। चाइना अपने आप में खुश था, जितनी उसके मार्केट के लोगों के डिमांड थी, सारा का सारा चीज वही बन के वहीं पे क्या हो जाता था, कंज्यूम हो जाता था, बाहर से कोई सामान परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो अब यूरोप वालों को एक चीज पता चला कि चाइना में एक पीने के लिए बहुत अच्छा जो है क्या है, हमारे पास एक सामान है जिसको टी बोलते हैं। तो अब उन्होंने सोचा यूरोप के लोगों ने कि ये जो टी है ये यूरोप में भी फेमस हो गया है, तो क्यों ना हम लोग चाइना के साथ क्या करें, चाय का व्यापार करना जो है चालू करें। और इस तरीके से यूरोप के लोगों का जो है नजर जो है चाइना पर क्या हुआ, गया। It can be said that in those days China had everything to cater to its need. वही बात बोला जा रहा है कि एक बात आपको ध्यान में रखना है कि हम जिस समय की बात कर रहे हैं, चाइना के पास उस समय हर चीज था जो अपने लोगों की डिमांड्स को क्या कर सकता था, फुलफिल कर सकता था। इन अ वे इट वाज अ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। अगर हम लोग एक बात करें तो चाइना उस समय सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी, मतलब जितना उसकी जो भी डिमांड थी वो उसको उसी के मार्केट से जो है मिल जाता था, बाहर से परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। The Chinese ruler wanted to shield the country from all foreign influences. चाइना के रूलर की एक अच्छी बात क्या थी, वो हमेशा ये कोशिश करते थे कि बाहर से आने वाले जो भी इन्फ्लुएंसर लोग थे उनसे क्या कर सके, अपने कंट्री को जो है बचा सके। That's why they exercise strict control over the foreign trade. इसीलिए यहाँ के जो रूलर थे वो स्टार्टिंग से ही क्या किए थे, बाहर के लोग जो ट्रेड करने आते थे उनको बहुत सारे नियम कानून जो है बता दिए गए थे कि आप ऐसा फॉलो नहीं करेंगे तो आप चाइना के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, आप हमारी बात को नहीं सुनोगे तो हम आपको ट्रेड करने का परमिशन नहीं देंगे। इस तरीके से बहुत सारा चीज जो है चाइना के लोग पहले से ही जो है डिसाइड करके रखे थे, ताकि बाहर के लोग कंट्री को जो है कैप्चर ना कर सके। The country had three authorized ports for foreign trade: Canton, Macau and Ningbo. ये तीन ही यहाँ पर देखो, चाइना में बहुत सारे पोर्ट्स थे ट्रेड करने के लिए, लेकिन इन्होंने बाहर के लोगों के लिए तीन ही पोर्ट को जो है ओपन किया था। एक कैंटन था, दूसरा मकाऊ था और तीसरा क्या था, निंगबो था। ये तीन पोर्ट के थ्रू ही बाहर के लोग आकर क्या कर सकते थे, अपना ट्रेड जो है कर सकते थे। European merchants were allowed to disembark only in these ports. Local trading guides called Kohong had a monopoly on trade with the foreigners. अब ये तीन ही पोर्ट पर यूरोप के लोग आ सकते थे और अपना सामान छोड़ सकते थे और चाइना से सामान लेकर जा सकते थे। बाकी किसी भी पोर्ट पर इनका एंट्री जो है क्या था, बैन था। They would dispatch foreign goods to all corners of China from these ports and also supply all the goods the foreign trade wanted. These ports also had European trade settlements.
अब चाइना के लोगों को जो भी बाहर से थोड़ा बहुत चीज चाहिए होता था वो कहां से मिल जाता था, इन्हीं 3 पोर्ट्स के थ्रू जो है क्या होता था, आता था। और इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू जो है चाइना के अंदर वाले हिस्सों में जो है सामान जो है क्या होता था, बिकने के लिए जाता था। बाकी हर जगह पर क्या था, इनका जो है रेस्ट्रिक्शन था कि आप इजीली चाइना में एंटर करके आप मार्केट को जो है कैप्चर नहीं कर सकते करके। ठीक है, फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि वहां पर जो एक ओपियम वॉर हुआ था ब्रिटेन और चाइना के बीच में, जहां चाइना जो होता है वो क्या करता है, हार जाता है और उसको फिर बहुत सारी ट्रीटी करनी पड़ती है। और इस तरीके से ब्रिटेन का एंट्री होता है कहां पर, चाइना पे। और वो चाइना को किस तरीके से एक्सप्लोइट करता है, एक्सप्लोइट करता है अलग अलग तरीकों से, उसको फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।